वालेकुम। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कांग्रेस मिस्ट्रीज़ 1937 से लेकर 1939 है, जिसको आप हिंदू राज के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं। ये वो टाइम फ्रेम था जब इंडियंस को जो है पावर दी गई कि वो पॉलिटिक्स के अंदर वो पावर जो है उसको यूटिलाइज़ करें। तो ये वो एरा है जिसमें हिंदू जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है इलेक्शन जीत गई और वो पावर एक्सरसाइज़ करने लगी। इसमें हम देखते हैं असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो जब इम्प्लीमेंट हुई तो उसके अंदर ये था कि हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शंस किए जाएँ। तो 1936 1937 में इलेक्शंस 1936 में कंटिन्यू शुरू हुए और जो है 1937 में फ़रवरी में कंप्लीट हो गए, ठीक है? तो कंप्लीट होने के नतीजे में क्या हुआ कांग्रेस जो है वो जीत गई और वो मिनिस्ट्रीज़ बनाने में, हुकूमत बनाने में कामयाब रही और उन्होंने 27 महीनों तक जो है हुक्मरानी की। अब ये रिज़ल्ट क्या था, इलेक्शंस में क्या हुआ, किस तरह हम उसको थोड़ा-सा देखते हैं कि क्या उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। इस इलेक्शंस में काफ़ी पार्टीज़ थी, लेकिन जो मेन पार्टीज़ जिससे हमारा कंसर्न है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी और दूसरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस जो थी वो ये क्लेम करती थी कि वो हिंदुस्तान की 95% पॉपुलेशन को जो है रिप्रेज़ेंट करती है। तो इस हिसाब से ये कि इलेक्शन में 95% सीट्स इनको जीतनी चाहिए। और मुस्लिम लीग ये क्लेम करती थी कि वो जितने भी मुसलमान हैं उनको रिप्रेज़ेंट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों की जितनी सीट्स हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जीतनी चाहिए। अब होता क्या है, ये क्लेम होता है, ये पार्टीज़ होती हैं। कांग्रेस जो क्लेम करी 95% इलेक्शंस होती है उसमें होता क्या? कांग्रेस के पास 1771 सीट्स होती हैं, ठीक है? 11 प्रोविंसेस में। वो क्या 1771 में से सिर्फ़ 750 सीट्स जो है वो जीतती है और वो भी 8 प्रोविंसेस में, ना कि 11 के 11 से। लेकिन फिर भी वो मेजॉरिटी जो है हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस होती हैं तो वो जीत जाती है, वो मेजर शेयर जो है पावर शेयर में आ जाती है। लेकिन जो उसका क्लेम था 95% का वो एक खोखला क्लेम था जिसके ऊपर कोई वेटेज नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो पता लगा यहाँ से कि कांग्रेस जो क्लेम कर रही थी 95% वो क्लेम उस हद तक जस्टिफाइड नहीं थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी होने का दावा कर रही है। तो उनकी 491 सीट्स होती है मुस्लिम्स की जिसमें से मुस्लिम लीग जो है 106 जीतती है। और उस 106 में से 23 जो वापस कांग्रेस उनसे ले जाती है। तो अब होता क्या है, 2 पार्टियाँ हमें नज़र आ रही हैं, क्लेम कर रही हैं। इस क्लेम के बावजूद वो सीट्स क्यों नहीं जीत सकती? तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ आती है कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है, वो जो चीज़ है, वो पॉलिटिक्स निचली सतह तक नहीं पहुँची हुई। जो मास मोबिलाइज़ेशन है, जो पॉलिटिकल पार्टी की जो एक्सेस होती है ग्राउंड लेवल तक, वो यहाँ पे नहीं है। ना होने की वजह से क्या होता है, जो अक्सर लोग हैं, उनको इसका पता ही नहीं है, उनको ना इलेक्शन के सिस्टम का पता है, ना पार्टीज़ का पता है। ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, उनको पता ही नहीं है। और एक और चीज़ थी कि वोटिंग सिस्टम में लिमिटेशंस थी, एडल्ट फ्रैंचाइज़ का सिस्टम था और बाकी चीज़ें थी। तो उस वजह से जो है टर्नआउट जो है इलेक्शंस का, उस तरह नहीं आता जिस तरह एक्सपेक्ट की जाती है। बहरहाल इसमें आप कंपैरिज़न में देखते हैं तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो मेजॉरिटी सीट्स जीत जाती है और वो अपनी एक हुकूमत बना लेती है। तो जब इनकी हुकूमत बनती है वो पहले मैंने बताया 27 महीने तक रहती है। तो हम देखते हैं इस इलेक्शंस जब पावर में होते हैं, इनकी मिनिस्ट्रीज़ होती है, तो क्या कुछ करते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, अब मैंने एक चीज़ बताई कि इसको कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ को थोड़ा इस तरह भी आप देखें कि ये हिंदू राज थी। मतलब हिंदुओं की जो हुक्मरानी थी वो रही। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि गाय जो है स्लॉटर ऑफ काऊ उस पे पाबंदी लगाते हैं। मुसलमान मतलब अब काऊ को कौन ज़िबा कर रहा है, मुसलमान ही करते हैं। वो क्या करते हैं काऊ को उसके स्लॉटर जो उसको बैन करते हैं। अगर कहीं पे कोई मुसलमान किसी गाय को ज़िबा करता है तो उसके ऊपर चार्जेज़ लगते हैं, उसको उसके ऊपर उनको सज़ाएँ मिलती हैं। कुछ जगहों पे ये भी होता है कि मुसलमान अगर कहीं पे किसी गाय को ज़िबह करते हैं, तो बदले में वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है हिंदुओं की, वो मुसलमानों को बदले में शहीद करती है, कत्ल करती है। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि वो अज़ान के ऊपर कॉल फॉर प्रेयर जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाती है, मज़हबी आज़ादी जो आज़ादी है उसके ऊपर पाबंदी लगाती है। तो नज़र आ रही है कि कांग्रेस कम्युनिस्ट का टारगेट जो है वो असल में मुस्लिम कम्युनिटी होती है कि उसको किसी तरह टारगेट करें। फिर इसके बाद वो क्या करती है, सरकारी जितनी बिल्डिंग्स है उसके ऊपर जो तिरंगा जो है 3 रंगों का जो इंडियन फ्लैग है उसको लहराती है। उसमें ये चीज़ शो करती है कि हिंदुस्तान के अंदर 2 पावर्स हैं, एक ब्रिटिश है, दूसरी जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है। इससे ये मैसेज कन्वे हो जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर पावर अगर ब्रिटिश है, ब्रिटिश के बाद सेकंड जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है। तो पावर सिर्फ़ इन 2 के पास है, ये 2 जो करना चाहें वो कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी किसी के पास कोई पावर नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, एक एजुकेशनल स्कीम लॉन्च करते हैं, जो वर्धा स्कीम और विद्या मंदिर स्कीम के नाम से होती है। इसमें मुख्तलिफ वो चीज़ें करते हैं, एक तो ये करते हैं कि
जितने स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है? रिलीजन को कंसीडर नहीं करते, उसको शुमार ही नहीं करते। उनको क्या करना होता है कि वो हिंदू मज़हब के बारे में नॉलेज हासिल करें और गांधी जो है उसकी पिक्चर लगी होती है, उसके सामने आके हाथ जोड़ें और उसको एक रिस्पेक्ट रिगार्ड्स दें, या जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं प्रणाम करें। तो बच्चों के ज़हनों को इस तरह बनाया जा रहा है कि वो हिंदुइज़्म की तरफ जाएँ और इंडियन सोच है ज़्यादातर मज़हब के हवाले से उसमें चेंज लाया जा रहा है। फिर इसी तरह आप देखते हैं कि विद्या मंदिर स्कीम में ये होता है कि वंदे मातरम एक स्लोगन था जो बंगाली नॉवेलिस्ट जो था, चटर्जी के नाम से उन्होंने एक स्लोगन लिखी जिसमें ये था कि वो मुसलमानों के खिलाफ थी। उसमें ये कहा गया था कि मुसलमान बाहर से आए हैं, वो आपके दुश्मन हैं, उनको इससे निकालें। मतलब एक आप इस तरह कह सकते हैं कि एक ऐसी स्लोगन थी जो जज़्बात जो है उसको भड़का रही थी और लोगों में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत पैदा कर रही थी। तो स्कूल में जब नेशनल एंथम की जगह जिसे हम पढ़ते हैं आजकल पाक सरज़मीं, तो उस जगह पे वंदे मातरम बच्चों को कहा जाता था कि आप पढ़ें। मतलब जो छोटी नस्ल है, नई जनरेशन है, उनके ज़हनों को ख़राब किया जा रहा था। उनको इस तरह दिखाया जा रहा था कि मुसलमान बाहर से आए हैं और ये आपके दुश्मन हैं और इनको हमें निकालना चाहिए। दूसरी तरफ अल्टरनेट वो क्या दे रहे थे कि अगर मुस्लिम्स हिंदू हो जाते हैं तो ठीक है, अगर मुसलमान रहते हैं तो उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ आई, बजाए इसके वो हिंदुस्तान के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें, वो क्या कर रहे हैं, एक ख़ास तबका जो है मुसलमान उसको टारगेट कर रहे हैं। और मुसलमानों के दिल में यहीं से एक फ़ियर भी बैठ जाता है कि अगर ब्रिटिश चली जाती है और हिंदुओं के पास पावर आती है तो वो हमारे साथ क्या करेंगे? जब ब्रिटिश के होते हुए 27 महीनों में उन्होंने इतने ज़ुल्म हमारे साथ किए, तो ब्रिटिश के जाने के बाद क्या कुछ करेंगे? इसी तरह आगे हम देखते हैं तो फिर उन्होंने कोशिश की कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि इलेक्शन कौन जीती? कांग्रेस जीती, मेजॉरिटी में कांग्रेस आई, तो उनकी कोशिश ये थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। या तो वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हों, या तो अपने नाम के जितने उनके नुमाइंदे जो जीत चुके हैं, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की टिकट छोड़ दें और आज़ाद तरीके से आ जाएँ, तो हम उनको पावर में हिस्सा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने क्या किया, जो पुलिस थी, अदलिया थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे, उन सब के ऊपर अपना कंट्रोल रखा। मतलब इस 27 महीने में ये जो कुछ करते रहे, एंटी मुस्लिम्स जो इनकी अप्रोच थी, जो स्टांस थी, जैसे आजकल बीजेपी हिंदुस्तान में कर रही है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ करती रहीं। और उसके बाद पुलिस, जुडिशरी जो इनके पास प्रोविंसेस में पावर थी, उन सबको कंट्रोल किया होता। तो किसी हिंदू के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता था, अगर दर्ज होता था, वो अदालत में जाके उसको इंसाफ नहीं मिलता था। और इसी तरह आप सरकारी इदारे में जाते थे, तो अगर रिलीजन के बेस पे बात करें, हिंदुओं के काम हो जाते थे, तो मुसलमान जो है, पार होता रहता था। फिर इसमें होता क्या है, अब 27 महीने इनको पावर रही, मुसलमानों की किस्मत अच्छी थी, खुदा ताला का साथ था उनके साथ। तो उसमें क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। 2 शुरू होती है तो ब्रिटिश वॉर डिक्लेयर करती है। जब डिक्लेयर करती है तो वॉर डिक्लेयर करने से क्या होता है, हिंदुस्तान भी जो है उस इसकी कॉलोनी होती है, तो वो भी वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन जाती है। तो कांग्रेस जो है वो ये बात करती है कि आपने हमें बगैर पूछे आपने कैसे डिक्लेयर किया और हमसे पूछा नहीं, तो इसलिए हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो एज़ अ प्रोटेस्ट जो है कांग्रेस जो है रिज़ाइन करती है अपनी मिनिस्ट्री से। जब रिज़ाइन करती है तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मुसलमानों से कहते हैं कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो इस डे को जो है वो एज़ अ डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ से वो कहते हैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि कांग्रेस से हमारी जान छूटी और इनके ज़ुल्म-सितम थे वो ख़त्म हो गए। इसके बाद इस दौरान इंक्वायरी होती है, रिपोर्ट्स कुछ आती हैं, पीरपुर रिपोर्ट आपके पास आती है, आप वो देखते हैं। और बात बहुत सारी रिपोर्ट उसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं कि कांग्रेस ने जो है ब्रिटिश से ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म किया। मतलब जितना ज़ुल्म ये एक साथ इतने अरसे में रहे, हम कहते थे कि हिंदू-मुस्लिम यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, लखनऊ पैक्ट को हम देखते हैं। सब कुछ भुला के ये इतने ज़ालिम हो गए कि भूल गए कि हम इतने अरसे से एक साथ हैं, एक ही तरह रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो यहाँ से मुसलमानों को ये रियलाइज़ हुआ कि हिंदुस्तान ब्रिटिश के जाने के बाद हम किसी भी तरीके से हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये तो हमारे साथ मतलब कोऑपरेट की क्या बात करते हैं आप? ये तो हमारी एक्जिस्टेंस से ही खुश नहीं है। तो इसके बाद ही ये कोशिश करते हैं कि जो भी हो आप अपने लिए अलग कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है, अपने लिए एक आज़ाद मुल्क बनाना है, नहीं तो कम से कम इनसे आज़ादी लेनी है। और ये तब मुमकिन है जब ब्रिटिश के पास पावर है और आप ब्रिटिश से ही ये पावर लेके अपने लिए एक इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। तो ये आज हमारा टॉपिक था। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।